Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 16th August 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about India's flag code, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. तो सबसे पहले इंडिया का फ्लैग कैसे बना है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, वो समझते हैं. तो जो मौजूदा फ्लैग है हमारा, ये है मौजूदा फ्लैग हमारा. इसको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था ऑन 22 जुलाई 1947. तो इसके पहले हमारे देश का किस तरह का फ्लैग हुआ करता था वो भी समझते हैं. सबसे पहले माना जाता है कि सबसे पहले बार इंडिया का अलग से फ्लैग लहराया गया था ऑन 7 अगस्त 1906 एट पारसी बागान स्क्वायर इन कोलकाता. और ये जो फ्लैग लहराया गया था, होस्ट किया गया था 7 अगस्त 1906 को एट कोलकाता, दैट वाज डन ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट. तो जब हमने स्वदेशी मूवमेंट अपनाया, और आपको पता है कि स्वदेशी मूवमेंट वाज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन कोलकाता एरिया, कोलकाता प्रेसिडेंसी में ही स्वदेशी मूवमेंट वाज स्ट्रॉन्ग, मोस्टली इट वाज वाइब्रेंट इन कोलकाता रीजन इटसेल्फ. तो वहीं पे पहली बार हमारे देश का एक अलग से झंडा फहराने की कोशिश की गई, और उस टाइम में जो झंडा फहराया गया था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में, वो इस तरह का कुछ हुआ करता था. फिर अंग्रेज़ों ने 1917 में इंडिया के लिए एक अलग झंडा प्रपोज किया जो इस तरह का कुछ हुआ करता था. 1921 में फ्रीडम फाइटर पिंगाली वेंकैया वो महात्मा गांधी से मिले और उन्होंने एक नया तरीके का झंडा प्रपोज किया. वो झंडा कुछ इस तरीके का दिखता था. 1921 में जो पिंगाली वेंकैया साहब ने प्रपोज किया था महात्मा गांधी को नया झंडा, उसमें रेड और ग्रीन कलर के बैंड्स हुआ करते थे, उसमें चरखा हुआ करता था. फिर 1931 में कराची सेशन में कांग्रेस कमेटी मीटिंग एट कराची 1931, वहाँ पे हमने कुछ इस तरह का झंडा अडॉप्ट किया हमारे देश के लिए, जिसमें ये तिरंगा था और उसमें एक चरखा हुआ करता था. फाइनली 22 जुलाई 1947 को हमने ये जो मौजूदा हमारा झंडा है तिरंगा विथ अशोक चक्र, इसको हमने अडॉप्ट कर लिया 22 जुलाई 1947. अब झंडे को लेकर के क्या क्या नियम हैं, किस तरीके से हमें इसको फहराना है, वो सब चीज़ें एक एक करके देखते. तो देयर इज़ अ लॉ जिसका नाम है द एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट ऑफ 1950. इसमें कई सारे बातें लिखी हैं कि किस तरीके से हमें झंडे को फहराना है, किस तरह से उसको रेस्पेक्ट देना है. और सिर्फ झंडे की बात नहीं है, जो भी हमारे नेशनल एम्बलेम्स हैं, जो भी हमारे देश के प्रतीक हैं, उन सब के लिए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडिया का मैप हो, चाहे इंडिया का चिन्ह हो, अशोक स्तंभ, और वो तो ये सब तमाम चीज़ों के लिए एक प्रॉपर कोड्स दिए गए हैं, डूज एंड डू नॉट्स, जिसको हमें फॉलो करना है. अब देखिए, उसके अलावा एक और कानून बनाया गया, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971. तो इसमें दिया गया है कि हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से रेस्पेक्ट देना है. 1971 में साफ साफ बताया गया कि हमें क्या क्या नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से बैंड हैं, प्रोहिबिटेड हैं विथ रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल सिम्बॉल्स. जैसे कि द सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 सेज दैट whoever in any public place or in any other space within public view burns, mutilates, defaces, defiles, disfigures, destroys, tramples upon or otherwise shows disrespect or bring contempt either by words or by action to the national flag or to the Constitution of India or any part thereof shall be punished with an imprisonment for a term that may extend up to 3 years with fine or with both. सरल शब्दों में कहें तो अगर हमारे झंडे के साथ, सेक्शन 2 में लिखा हुआ इस कानून के, हमारे देश के तिरंगे झंडे के साथ या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किसी भी तरीके की कुछ भी अगर उसको
छेड़खानी करने की कोशिश की जाती है, टेम्परिंग करने की कोशिश की जाती है इन फॉर्म ऑफ बर्न, म्यूटिलेशन, डिफेसमेंट, कुछ भी अगर करने की कोशिश की जाती है, या फिर आप उसको कुछ भी म्यूटिलेट नहीं करते हैं, लेकिन अगर इफ़ एनी वन मेक्स एनी डेरोगेटरी वर्ड्स और स्टेटमेंट्स और एनी काइंड ऑफ डेरोगेटरी एक्शंस अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द ट्राई कलर और द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, देन इन दैट केस उस इंसान को 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। ये लिखा हुआ है इस नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 में। 3 साल तक की सज़ा हो सकती है झंडे को डिसरेस्पेक्ट दिखाने पे या कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरेस्पेक्ट दिखाने पे। फिर लाया गया फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है उसमें बहुत डिटेल में बताया गया एग्जैक्टली आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे लोग जो है अपने गाड़ी के बोनेट के सामने झंडे को फहरा देते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को आप देखते होंगे, लेकिन उसमें भी एक एग्जैक्ट नियम है कि आपको गाड़ी के बोनेट के बिल्कुल मिडिल में झंडे को फहराना है या राइट साइड में फहराना है, लेफ्ट साइड में नहीं फहरा सकते। तो इस तरह के डिटेल्ड नियम दिए गए हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में कि एग्जैक्टली हाउ यू कैन शो रिस्पेक्ट टू द ट्राई कलर, हाउ यू कैन शो रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग। तो इट अलाउड अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्प्ले, सबसे पहले ध्यान से समझिए, इट अलाउड अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्प्ले ऑफ ट्राई कलर एज लॉन्ग एज ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ द फ्लैग इज बीइंग रेस्पेक्टेड। इसके पहले तक कैसा होता था, नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में बहुत सारी पाबंदियाँ थीं झंडे को फहराने को लेकर के कि किस किस तरह के लोग फहरा सकते हैं, किस किस ओकेजन पे फहरा सकते हैं, किस वक्त फहरा सकते हैं, इस तरह की कई सारी पाबंदियाँ थीं। लेकिन उन पाबंदियों को यहाँ पे फ्लैग कोड ऑफ 2002 में हटा दिया गया। यहाँ पे कहा गया कि आप झंडे को फहरा सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो, कहीं पे भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या कोई और इंस्टीट्यूशन हो, वो झंडे को फहरा सकते हैं बशर्ते झंडे की डिग्निटी को रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। तो झंडे के लिए जो भी बेसिक नॉर्म्स हैं उन सब का ध्यान रखते हुए आप झंडे को फहरा सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी हैं ताकि झंडे की डिग्निटी को हार्म ना हो? तो बहुत सारी बातें। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्लैग on a portion of costume or uniform or accessory that is worn below the waist, इस तरह का अगर आप काम करते हैं, वेस्ट के नीचे अगर कोई फ्लैग का निशान बनाते हैं तो फिर वो डेरोगेटरी माना जाएगा, डिसरेस्पेक्टफुल माना जाएगा। एम्ब्रॉयडरिंग और प्रिंट इट ऑन कुशन, हैंकरचिफ, नैपकिन्स, अंडर गारमेंट्स और एनी ड्रेस मटेरियल, आप ड्रेस मटेरियल पे इस तरह का आप झंडे का चिन्ह बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी कराते हैं या प्रिंटिंग कराते हैं तो वो भी डेरोगेटरी माना जाएगा। पुटिंग एनी काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑन द फ्लैग, फ्लैग पे अगर आप कुछ लिखते हैं। यूजिंग इट एज ए रिसेप्टेबल फॉर रिसीविंग और डिलीवरिंग और कैरिंग एनीथिंग, पता चला आप झंडे में कोई सामान लेकर के जा रहे हैं, वो नहीं कर सकते आप। झंडे में आप बस फूल रख सकते हैं, फ्लावर्स, और वो भी तब जब झंडे को फहराना है तब। उसके अलावा आप झंडे में कोई सामान रख के नहीं रख सकते, उसको झोला नहीं बना सकते। यूजिंग इट टू कवर अ स्टैचू और मॉन्यूमेंट, वो भी डेरोगेटरी माना जाएगा। अलाउिंग द फ्लैग टू टच द ग्राउंड, वो भी डेरोगेटरी माना जाएगा। ड्रेपिंग इट ओवर एनी व्हीकल, गाड़ी के ऊपर बांध दिया, ऐसा नहीं कर सकते। यूजिंग द फ्लैग एज कवरिंग फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग को कवर कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। इंटेंशनली डिस्प्लेइंग इट विथ सैफरन कलर एट द बॉटम, उल्टा दिखा दिया अगर झंडे को तो भी वो डिसरेस्पेक्टफुल माना जाएगा। उसके अलावा जो झंडे का प्रॉपर शेप भी बताया गया है, झंडा जो होना चाहिए रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए विद द प्रोपोर्शन 3:2, और नेशनल फ्लैग जो होना चाहिए वो हैंड स्पन होना चाहिए, हाथ से बना होना चाहिए, कढ़ाई हैंड वुवन वूल होना चाहिए या कॉटन या सिल्क खादी होनी चाहिए, बट हैंड वुवन होना चाहिए। इतने सारे कंडीशंस लिखे गए हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में। इनफैक्ट बहुत डिटेल में है, आज जब मैं पढ़ रहा था तो कई सारी चीज़ें मुझे पता चली आज ही मुझे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया गाड़ी के बॉनेट के आगे भी आपको लेफ्ट साइड में झंडा नहीं लगा सकते। झंडे का एक प्रॉपर, अगर आप टेबल पे झंडा रखते हैं तो उसका एक साइज़ है 100 मिलीमीटर से लेकर के पॉइंट इस तरह से है, कुछ 190 मिलीमीटर, ऐसा कुछ कुछ हर चीज़ के लिए इतना डिटेल में है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में। उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप झंडा फहरा सकते हैं। ठीक है, तो अब कोई पाबंदी नहीं है ऑन ए प्राइवेट सिटीजन और ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कोई भी झंडा फहरा सकता है, लेकिन झंडे के साथ डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होना है। उसके अलावा झंडे के बारे में एक और बात समझ लीजिए, कभी कभार आप देखते हैं झंडे को आधे पे फहराया जाता है, पूरे हाइट तक नहीं ले जाया जाता है, आधे पे फहराया जाता है। वो कब किया जाता है? इसको कहते हैं हाफ मास्ट इंडियाज फ्लैग। ये कब किया जाता है? व्हेन देयर इज एन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ हेड ऑफ द स्टेट,
या फिर एनी डिग्निटरी और ड्यूरिंग द स्टेट फ्यूनरल, कभी कभार कुछ लोगों को, शहीद लोगों को, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए झंडे को हाफ फहराया जाता है, तो उसको कहा जाता है हाफ मास्ट। इट इज़ डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉर्निंग। तो कभी किसी को शोक जताने के लिए ये झंडे का हाफ मास्ट या आधा फहराया जाता है। इससे आपको याद होगा जब वाजपेयी जी की डेथ हुई थी 2018 में, तो उस टाइम में पूरे देश भर में झंडे को आधा फहराया गया था एक दिन के लिए। या फिर जब पिछले साल प्रणब मुखर्जी जी की डेथ हुई थी तो झंडे को आधा फहराया गया था, या रामविलास पासवान जी की डेथ हुई थी तो झंडे को आधा फहराया गया था। तो इस तरीके से शोक जताने के लिए झंडे को आधा इस तरह से फहराया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि ये जो शोक का दिवस है, मॉर्निंग डे है, ये किसी इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस पे पड़ जाए, मान लीजिए 15 अगस्त है और उसी दिन कोई शोक दिवस भी हो जाए, फिर क्या नियम है वो भी समझिए। तो अगर 15 अगस्त है, 26 जनवरी और उस दिन शोक दिवस भी पड़ गया, किसी डिग्नेटरी की डेथ हो गई, तो उस केस में क्या होगा कि जिस बिल्डिंग में उस डिग्नेटरी की डेड बॉडी रखी हुई है, उस बिल्डिंग में बस झंडा आधे तक फहरेगा, बाकी हर जगह झंडा पूरा फहरेगा। तो अगर किसी नेशनल इंपॉर्टेंस वाले दिन पे ये शोक दिवस आ गया तो उस दिन सिर्फ उस बिल्डिंग में जहाँ पे वो डेड बॉडी रखी हुई है वहाँ पे झंडा आधा रहेगा, बाकी पूरे इंडिया भर में झंडा पूरा ही फहरेगा ऑन दिस डे ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट सेगमेंट। इट इज अबाउट 4 more रामासार साइट्स एडेड फ्रॉम इंडिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो 4 नए रामासार साइट वापस से ऐड किए जा चुके हैं इंडिया से, 2 हरियाणा से हैं और 2 गुजरात से हैं। तो हरियाणा के 2 रामासार साइट जो ऐड हुए हैं वो हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क इन गुड़गांव एंड भिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन झज्जर। और इसके साथ ही हरियाणा के ये 2 पहले ऐसे वेटलैंड बन चुके हैं जिनको रामासार साइट्स में एंट्री मिली है। इसके पहले हरियाणा के किसी भी वेटलैंड को रामासार साइट्स में एंट्री नहीं थी। गुजरात के 2 वेटलैंड्स को एंट्री मिली है रामासार साइट्स में, थोल एंड वाधवाना। गुजरात का जो नल सरोवर वेटलैंड है, इट हैड ऑलरेडी गॉट एंट्री इनटू रामासार लिस्ट। अगर रामसार साइट्स की बात की जाए तो रामासार कन्वेंशंस वेर फॉर्मली नोन एज कन्वेंशंस ऑन वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और इट वाज साइंड on 2nd February 1971 and that is why 2nd February is celebrated as World's Wetland Day. जो रामासार साइट है और रामासार कन्वेंशन, इट इज़ नॉट ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी एंड इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ UN और यूनेस्को कन्वेंशन. To become a member of this international agreement, a country has to get at least one site registered under रामासार wetland list. बेनिफिट क्या होगा रामासार लिस्ट को ज्वाइन करने का? जो दुनिया भर के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या नो हाउ है कि कैसे आपको अपने वेटलैंड्स को आप प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किए जाएंगे ताकि आप अपने देश में अपने वेटलैंड्स को अच्छे तरीके से कंजर्व करके रख पाएँ. यूके, कुछ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल बातें ध्यान में रखनी है. यूके हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ रामासार साइट्स, इट हैज़ 175 रामासार साइट्स. लेकिन ओवरऑल अगर एरिया वाइज बात की जाए तो बोलीविया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ एरिया अंडर रामासार साइट्स. अगर असम के अंदर बात की जाए तो एक ही है रामासार साइट या रामासार वेटलैंड, वो है डिपोर बील. अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट में बात की जाए तो बस 3 हैं रामासार साइट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया: डिपोर बील ऑफ असम, लोकटक लेक ऑफ मणिपुर एंड रुद्र सागर लेक ऑफ त्रिपुरा. चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आगे चलिए. टॉपिक नंबर नेक्स्ट टॉपिक इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट. इट इज अबाउट नेशनल डी वार्मिंग प्रोग्राम. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो नेशनल डी वार्मिंग डे साल में 2 दिन मनाया जाता है, 10 फरवरी और 10 अगस्त. इस 2 दिनों पे नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया जाता है. तो नेशनल डी वार्मिंग डे में क्या किया जाता है, जो 19 साल या उससे कम उम्र के बच्चे हैं उन सब लोगों को एक स्पेशल तरह की मेडिसिन दी जाती है. इसका नाम है एल्बेंडाजोल. इस एल्बेंडाजोल मेडिसिन को दी जाती है बच्चों को, जिसकी मदद से उनके पेट में जो वर्म्स हैं, कीड़े हैं, पैरासाइट्स, उनको मारा जा सके. बिकॉज दिस एल्बेंडाजोल इज ए काइंड ऑफ डी वार्मिंग मेडिसिन. तो नेशनल डी वार्मिंग प्रोग्राम जिसके अंतर्गत ये 10 फरवरी और 10 अगस्त को ये डी वार्मिंग टैबलेट एल्बेंडाजोल दिया जाता है. इट हैज़ बीन स्टार्टेड अंडर नेशनल डी वार्मिंग प्रोग्राम दैट वाज स्टार्टेड इन 2015 बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इस साल क्या खास बात हो रही है, देखिए कोरोना के कारण पिछले 1.5-2 सालों से ये नेशनल डी वार्मिंग डे ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया. पिछले साल 10 अगस्त या इस साल 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग प्रोग्राम अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया. तो इस बार कैसा है कि एक मंथ लॉन्ग नेशनल डी वार्मिंग प्रोग्राम लाया जा रहा है 16 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर तक, जहां पे बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट्स दिए जाएंगे.
कैसा होता है देखिए, एल्बेंडाजोल टैबलेट्स का फ़ायदा समझिए। क्या होता है, खासकर छोटे बच्चों का, खासकर उन परिवारों में जहाँ पे हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता, जो लोग स्लम्स में रहते हैं, उन परिवारों में होता क्या है कि बच्चों के पेट में एक तरह के पैरासाइट्स पैदा होने लगते हैं। पैरासाइट्स वो जर्मिनेट करने लगते हैं। ये पैरासाइट जो हैं सॉइल के थ्रू बच्चों में आते हैं। बच्चे सॉइल में खेलते रहते हैं और सॉइल के थ्रू उनके मुंह से होते हुए उनके पेट में आते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स। तो दे आर ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स तो आप समझते ही हैं, जो आपके बॉडी को अंदर से हार्म करे, जो आपके बॉडी के अंदर से न्यूट्रिएंट ले। सो पैरासाइट इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन द होस्ट एंड एट द सेम टाइम इट निगेटिवली इम्पैक्ट्स द होस्ट। तो ये होस्ट को नुकसान भी पहुंचाता है जिसके अंदर रहता है, और प्लस उनसे वो न्यूट्रिएंट भी लेता रहता है। तो ये जो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स हैं, ये 3 तरह के होते हैं पैरासाइट्स, राउंड वॉर्म, विप वॉर्म या हुक वॉर्म। ये पेट के अंदर आते हैं, बच्चों के रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में खासकर, जहाँ पे खाना डाइजेस्ट होता है। और फिर ये क्या करते हैं कि बच्चों के न्यूट्रिशन को ये खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बच्चों के इनफैक्ट ब्लड को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस कारण से बच्चों के अंदर एनीमिया हो सकता है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, जिसको हम लोग हिडन हंगर कहते हैं, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए फिर कौन कौन सी चीज़ें की जाती हैं? एक तो एल्बेंडाजोल टैबलेट दिया जाता है बच्चों को, ताकि उनके पेट में अगर पहले से इस तरह के वॉर्म्स हैं, कीड़े हैं, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स हैं, तो वो मारे जा सकें। उसके अलावा जो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि सेफ यूज ऑफ लैट्रिन्स एंड प्रिवेंटिंग ओपन डेफिकेशन, ये ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि बच्चों के जो पेट में ये सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स हैं या पैरासाइट्स हैं, ये वर्म्स क्या होते हैं, हजारों की संख्या में रोज पैदा होते हैं और फिर उनके एक्सक्रीटा से होते हुए सॉइल में मिल जाते हैं। सॉइल में फिर बारिश के बाद ये मक्खियों के थ्रू या फिर बच्चे जो सॉइल में खेलते हैं उनके थ्रू, उनके मुंह से होते हुए फिर दूसरे बच्चों के पेट में ये पहुंचता है और फिर पेट में अलग अलग तरह का इन्फेक्शन करता है। तो अलग जो 3 चीज़ें हमें करनी है, पहला तो सेफ हाइजीनिक प्रैक्टिस, ओपन डेफिकेशन नहीं करना है, दूसरा एल्बेंडाजोल टैबलेट, और तीसरा प्रॉपर हैंड वॉश करना है। ये 3 चीज़ें करनी है, क्योंकि हमारे देश का जो कंडीशन है, जो हमारे यहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जिस तरह का ह्यूमिड कंडीशन रहता है, वहाँ पे इस तरह के हेलमिन्स को प्रॉपर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिलता है अपनी संख्या को लगातार बढ़ाने का। तो वैसे टाइम में, वैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में हम ये 3 प्रैक्टिसेस करने ही होंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड डीवॉर्मिंग एंड पैरासाइट। अदरवाइज बच्चों को माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होगा एंड दे माइट फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। दे माइट फेस एनीमिया, माल न्यूट्रिशन। The next article is taken from economy segment. It is about Pradhan Mantri Gati Shakti. This topic is important from our syllabus paper 4 infrastructure point of view. तो 75th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एड्रेस किया फ्रॉम रेड फोर्ट। ये तो कस्टमरी प्रैक्टिस है, आई होप ये बात आप जानते ही हैं कि इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर प्रधानमंत्री जो हैं वो देश को संबोधित करते हैं फ्रॉम द रेड फोर्ट। तो इस अवसर पे प्रधानमंत्री जी ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं, उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला अनाउंसमेंट उन्होंने किया जिसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान। ये लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार लेकर के आएगी। इसमें उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, रोड, रेलवेज, पावर प्लांट्स, जिसकी मदद से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट भी बूस्ट किया जा सके ताकि इंडियन इकोनॉमी को भी मदद मिले और यहाँ के यूथ को रोजगार भी मिले। दूसरा है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। इस नेशनल हाइड्रोजन मिशन की मदद से हमारे देश में इन्वायरमेंट फ्रेंडली हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा। एग्जैक्टली डिटेल अभी नहीं आया है कि एग्जैक्टली कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे अंडर दिस नेशनल हाइड्रोजन मिशन, लेकिन ऑलरेडी हमारे देश में कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हाइड्रोजन को लेकर के, जैसे ब्लू हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सीएनजी बसें जो दिल्ली में चलाई जा रही हैं। ये सब कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हमारे देश में चल रही हैं, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जा रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सैनिक स्कूल्स विल बी ओपन फॉर नाउ गर्ल्स ऑल्सो। अभी तक सैनिक स्कूल्स जो हैं वो सिर्फ बॉयज़ को एडमिट करते थे, लेकिन अब सैनिक स्कूल में गर्ल्स को भी एंट्री मिलेगी। चौथा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। तो क्या होता है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, समझिए। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स into the food to improve nutritional quality and provide public health benefit with minimal risk of health। तो भाई जो भी बेसिक आपका फूड कंटेंट आप लेते हैं जैसे राइस, वीट, उसमें कुछ एक्स्ट्रा विटामिन या मिनरल्स अगर ऐड कर दिया जाए तो उसको कहा जाता है फूड फोर्टिफिकेशन। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है
कि जो अलग अलग भारत सरकार की स्कीम्स हैं, जैसे मिड डे मील स्कीम या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो राइस या वीट दिया जाता है, उन सबको फोर्टिफाई किया जाएगा। और इसको अभी पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे स्टार्ट किया जाएगा कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे बदांगी या बोबिली डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय 2024 इन तमाम स्कीम्स के अंतर्गत, पीडीएस स्कीम या मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत पूरे नेशन वाइड 2024 तक पूरे इंडिया भर में फोर्टिफाइड राइस ही दिए जाएंगे। इससे माल न्यूट्रिशन और हंगर के प्रॉब्लम को कुछ काउंटर किया जा सकता है, हिडन हंगर के प्रॉब्लम को काउंटर किया जा सकता है। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ओशन? इट विल लीड टू राइज ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द ओशन। दिस इज रॉन्ग. इट विल लीड टू डिक्रीज इन द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द ओशन. इट विल लीड टू राइज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली. विच आर द फॉलोइंग is true about circular economy? It produces less wastage as compared to the linear economy. Absolutely correct. It is less cost efficient. No, this is wrong. It is more cost efficient. So the correct answer is option A 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.